हेलो एवरीवन। आज हम लोग को ये डिस्कस करना है, जैसे लास्ट टाइम पे हम लोग पढ़े थे ना यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसका इंटेंसिटी निकाले थे, फ्रिंज की पोजीशन निकाले थे, देखे थे S1 से P पे लाइट जा रहा है, S2 से P पे लाइट जा रहा है, तो S2P माइनस S1P XMT/D आ रहा था। ठीक, ये तो हमारा डिफरेंस था। फिर हम लोग मैक्सिमा का पोजीशन निकाले थे, मिनिमा का पोजीशन निकाले थे, हम लोग एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकाले थे, लीनियर फ्रिंज विड्थ निकाले थे ना, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ है और एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होता है λ/d। ठीक, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग को डिस्कस करना है फ्रिंज शिफ्ट। ठीक है, थोड़ी बात ये समझिएगा क्या कह रहे हैं। ठीक, अगर S1 से P पे लाइट गई और S2 से P पे, इनके पाथ में एक ट्रांसपेरेंट शीट रख दिया गया जिसका थिकनेस T है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N है। इसको ये भी कहते हैं ना इंट्रोडक्शन ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट शीट। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट थिन शीट। ठीक, तो अगर इनके रास्ते में, इनके पाथ में एक हम ट्रांसपेरेंट थिन शीट रख दिए जिसका थिकनेस T है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है N है, उस कंडीशन में क्या होगा, मेरी बात समझिएगा। अब हमको सबसे पहले देखिए, पहले ये सब एक्सपेरिमेंट एयर में हो रहा था, मीडियम में रखते थे तो बताए थे कि N से डिवाइड कर देंगे, लेकिन इन दोनों में से किसी एक के पाथ में अगर थिन शीट रख दिए ना, अब क्या होगा, तो मेरी बात समझिएगा। अगर हम टोटल टाइम देखें, ठीक, टोटल टाइम कहाँ से कहाँ, S1 से P तक जाने में, ठीक, S1 से P तक जाने के लिए अगर हम टोटल टाइम देखें तो यहाँ तो एयर में चला और यहाँ मीडियम में चला, तो ये टाइम चला एयर में, ठीक है, फिर टाइम चला हमारा मीडियम में, दो चीज़ चला, एक बार एयर का और एक बार मीडियम का। अच्छा, स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, एयर में देखिए ये पूरा डिस्टेंस S1P है, S1P पूरा है, जिसमें से ये T डिस्टेंस छोड़ दिया जाए तो ये मीडियम का है ना, मीडियम का डिस्टेंस निकाल दें, -T कर दें, तो ये पूरा डिस्टेंस एयर का आ गया। ठीक, एयर का डिस्टेंस S1P है, इसमें से ये माइनस कर दें ना, तो ये हमारा एयर का आ गया ना, तो एयर के लिए क्या लिखेंगे, S1P - T अपॉन कितना C प्लस। ठीक, मीडियम में अगर देखें तो मीडियम में डिस्टेंस T चला, ठीक है, और मीडियम में जो वेलोसिटी आती है C/N हो जाता है ना, N इज इक्वल टू C/V होता है, तो V इज इक्वल टू C/N हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह C/N और एलसीएम ले लें तो S1P - T प्लस NT अपॉन कितना C, ये टोटल टाइम हो गया, तो लिख सकते हैं S1P प्लस, ठीक है, यहाँ से n कॉमन ले लें, क्या बचेगा ब्रैकेट में, T - 1 अपॉन कितना C, ये हमारा टोटल टाइम आ गया। और टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, स्पीड की जगह C, टाइम की जगह T, तो डिस्टेंस की जगह ये पूरा ना, तो हम अगर ऐसे पूछते हैं, ठीक, देखिएगा, ऐसे पूछें, ठीक है, कि S1P से, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम S1 to P कितना चला, तो लिखेंगे S1P प्लस N। ठीक है, ये एक मिनट, सॉरी ये कैलकुलेशन गलत की है, T कॉमन ले लेंगे ना, तो क्या बचेगा N - 1। ठीक है, तो बचेगा T N - 1, ये हमारा डिस्टेंस आएगा कहाँ से कहाँ तक, S1 से P तक। बस इसमें फिर से बोल रहे हैं हम, S1 से P तक लाइट गया, T डिस्टेंस मीडियम में चला, मीडियम के लिए T ले लिया, और मीडियम में वेलोसिटी कितनी होती है C/N, और एयर में S1 से P तक T हमारा मीडियम में चला, तो एयर में कितना चला, S1P - T, और स्पीड की जगह C, एलसीएम लेके सॉल्व किए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड की जगह C, तो टाइम की जगह ये आ गया, तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया S1P प्लस Tn - 1। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान समझिएगा, यही मेन था, ये समझ गए तो बाकी पुराना है। देखिए, अब अगर हम पाथ डिफरेंस पूछें, ठीक है, पाथ डिफरेंस पूछें तो ऐसे लिखेंगे ना, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू, ठीक, यहां से यहां तक ये तो सिर्फ एयर का है, तो क्या लिखेंगे, S2P माइनस, ठीक, अगर इसका देखें तो S2P, और इसका जो पाथ डिफरेंस आया था कितना आया था, S1P प्लस Tn - 1, ये आया। ठीक, इस पूरे में से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस करेंगे ना, S1 से P तक का डिस्टेंस जो हम लोग निकाले हैं S1P प्लस Tn - 1, ये तो निकाले हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या लिखें,
S2P माइनस S1P माइनस Tn-1, ठीक। ये आ गया पार्ट डिफरेंस, ठीक। और हम लोग S2P माइनस S1P जानते हैं, ये पहले जब स्टार्टिंग में ही YDAC पढ़े थे तो देखे थे, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, XM d/d माइनस Tn-1, ये हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया, ठीक। जब ये कोई शीट नहीं था, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा पार्ट डिफरेंस सिर्फ इतना था। ये शीट के आने की वजह से, ट्रांसपेरेंट शीट के आने की वजह से पाथ डिफरेंस क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। कितना डिक्रीज कर गया, Tn-1, ठीक। अगर मान लीजिए इसी में दो होता ना, दो शीट होता, तो ये लिखते XM d/d माइनस T1n1 माइनस 1 माइनस T2n2 माइनस 2, ये ना होगा, ठीक है। ऐसे डॉट, या तो आप लोग n करोगे ना तो लिख सकते हो माइनस समेशन Tn-1, ठीक। अगर n शीट आ जाता है, अगर इसके पाथ में भी आ जाएगा, ठीक, तो S1P में से भी देखिए, अगर एक पाथ में रखे थे, अगर दूसरे में भी आ जाता है तो S2 से P तक जाने का पार्ट डिफरेंस कितना होगा, S2P माइनस Tn-1। बस में मतलब एक एक शीट का जो पार्ट डिफरेंस आएगा Tn-1 होगा। तो ये हमारा नेट पार्ट डिफरेंस आ गया। अब इसी चीज को हम चाहें, ठीक है, इसी चीज को अगर हम यहां से, ये बात आप लोग याद रखिएगा ना, अब यहीं से मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन निकाल सकते हैं, ठीक। फॉर मैक्सिमा के लिए हम लोग जानते हैं पार्ट डिफरेंस कितना होता है, m लैम्डा, हम लोग पढ़े हैं पहले ही, ठीक। और यहां से पार्ट डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, XM d/d माइनस Tn-1, याद है ना। तो यहां से अगर XM की वैल्यू निकालते हैं तो क्या मिलेगा, m लैम्डा प्लस Tn-1, ये मिलेगा इंटू कितना, d/d। देख लीजिए, पाथ डिफरेंस तो घट गया लेकिन फ्रिंज की जो पोजीशन है वो बढ़ गई, ठीक। फ्रिंज पोजीशन जो आता था m लैम्डा d/d आता था ना, यहाँ पे इतना एक्स्ट्रा आ गया, तो पाथ डिफरेंस तो घट गया लेकिन शीट के आने की वजह से जो फ्रिंज का पोजीशन है वो हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। ये हमारा फ्रिंज शिफ्ट है। अच्छा, एक चीज़ और मेरी बात समझिएगा, ठीक है, यहाँ से हम रब कर रहे हैं, ठीक है, देखिएगा, यहाँ से थोड़ा लिख देते हैं। पार्ट डिफरेंस जो आया कितना आया हमारा, ठीक है, XM d/d माइनस Tn-1, ठीक। जो हमारा XM की वैल्यू आ गई m लैम्डा प्लस Tn-1, ठीक है, और कितना, d/d। पार्ट डिफरेंस घट गया था, फ्रिंज पोजीशन इंक्रीज कर गया, ठीक है। अब जरा हम लोग निकालते हैं फ्रिंज शिफ्ट, ठीक है, या फ्रिंज शिफ्ट नहीं, हम लोग ये निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए निकालते हैं फ्रिंज विड्थ W, ठीक है। अगर W निकालेंगे तो ऐसे लिखते हैं ना, m+1 माइनस XM, ठीक। इसके जगह m+1 रख ले तो XM+1 की वैल्यू ऐसे ही तो आएगा, देखिएगा। अगर रखते हैं m+1 लैम्डा, ठीक, इसकी वैल्यू रख रहे हैं m की जगह प्लस Tn-1 और कितना, d/d, ठीक है। और फिर माइनस कर दें XM की जगह, तो ये पूरा कितना, m लैम्डा प्लस Tn-1 d/d। और अगर दोनों को माइनस करोगे ना आप लोग तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा फिर से कितना, लैम्डा d/d। ये हमारा फ्रिंज विड्थ आ गया, ठीक। तो हम लोग ये देखे कि पाथ, देखिए फ्रिंज विड्थ कितना आया, देखिए फ्रिंज विड्थ, देखिए फ्रिंज विड्थ W की वैल्यू जो आ गई लैम्डा d/d, ठीक। पाथ डिफरेंस देखिए, इस शीट की आने की वजह से, जो ट्रांसपेरेंट शीट है उस ट्रांसपेरेंट शीट की वजह से जो हमारा पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस तो डिक्रीज कर गया, फ्रिंज का जो पोजीशन है वो इंक्रीज कर गया, लेकिन फ्रिंज विड्थ की वैल्यू हमेशा क्या रही, कांस्टेंट। फ्रिंज विड्थ पहले भी कांस्टेंट था, फ्रिंज विड्थ अभी भी कांस्टेंट है, फ्रिंज विड्थ में कोई चेंजेस नहीं आए, ये हमारा काम हो गया। ये हमारा जो फ्रिंज आया ये XM आ गया, ठीक। अच्छा, एक चीज़ और मान लीजिए, ऐसे सोचिएगा, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ थोड़ा और लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए ये स्क्रीन है, ठीक, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट शीट यूज़ किए तो यहाँ पे फ्रिंज बना, कितने पे बना, XM पे बना, ठीक है। जो फ्रिंज बना कितने पे बना, XM पे, तो XM की वैल्यू कितनी आ गई, ये पूरा हम लोग लिख लिए ना, ये पूरा हम लोग जान रहे हैं, चलिए, ठीक है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, m लैम्डा प्लस T, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं,
एम लेमडा प्लस टी एन माइनस वन डी बाई डी। ठीक है, ये चीज देख लिया। ठीक, अब मान लीजिए इफ देयर इज नो शीट, ठीक है, मान लीजिए जो ये हमारा लीनियर फ्रिंज पोजीशन आया ना, कब? जब शीट लगा था। जब शीट नहीं होगा तो शीट नहीं होगा तो इस कंडीशन में जो हमारा t की वैल्यू होगी 0 और मान लिया xm की वैल्यू बन गई xm डैश। ठीक, अगर ये चीज़ हटा दे तो t 0 हो जाएगा ना, तो xm का फ्रिंज पोजीशन कुछ घट गया। मान लिया जो फ्रिंज यहाँ बनना तो वो यहाँ के बनने लगा और ये वैल्यू आ गई xm डैश। ठीक है, तो xm डैश की वैल्यू जो आएगी ये वैल्यू लिखेंगे, t के जगह हम लोग 0 रख दें अगर, तो मिलेगा कितना? m लेमडा d बाई डी। और यहाँ फ्रिंज पहले बन रहा था, जब शीट लगाए थे तो फ्रिंज यहाँ बन रहा था, शीट हटा दिए तो फ्रिंज यहाँ बना। फ्रिंज अपने पोजीशन से ऐसे डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, जितना ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस होता है उसको कहते हैं फ्रिंज शिफ्ट। ठीक है, और फ्रिंज शिफ्ट पूछें तो क्या लिखेंगे? xm में से xm डैश माइनस करिए, इस xm में से xm डैश माइनस करिए, m लेमडा d बाई डी कट जाएगा, बचेगा s की वैल्यू कितनी? tn माइनस 1 d बाई डी। ये हमारा आया फ्रिंज शिफ्ट। बात समझ में आई? s जो है, देखिए फिर से बोल दे रहे हैं, xm जो है ये हमारा फ्रिंज का पोजीशन है। ठीक है, ठीक, कब? जब शीट यूज कर रहे थे। xm डैश हमारा फ्रिंज का पोजीशन है जब शीट यूज नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो xm पता है, xm डैश पता है, दोनों का xm की वैल्यू ये, xm डैश में t की जगह 0 रख दिया, डिफरेंस इतना। फ्रिंज अपने ओरिजिनल पोजीशन से जितना शिफ्ट हुआ उसको हम क्या कहे? फ्रिंज शिफ्ट, जिसकी वैल्यू s इज इक्वल टू टी एन माइनस 1 डी बाई डी। अच्छा, एक चीज और यहां से देखते हैं ना, यहां से एक चीज और देखते हैं, देखिएगा क्या है। देखिए यहां से लिख सकते हैं हम लोग, यहां से W बाई लेमडा इज इक्वल टू डी बाई डी। ठीक, यहां वैल्यू रख दीजिए, डी बाई डी की जगह क्या लिखे? S इज इक्वल टू टी एन माइनस 1। ठीक है, और लिख सकते हैं हम लोग डी बाई डी की जगह W बाई लेमडा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, अगर लेमडा लिखना चाहें, लेमडा की वैल्यू टी एन माइनस 1 इंटू W अपॉन कितना? S। ये आया, ये हमारा आया। तो देखिए फिर से बोल रहे हैं, ये शीट के लगने की वजह से पाथ डिफरेंस घट गया, फ्रिंज की पोजीशन बढ़ गई, चाहे मैक्सिमा का करिए चाहे मिनिमा का। हम सिर्फ मैक्सिमा का लेके सॉल्व किए हैं, मिनिमा का लेके करेंगे तो भी बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जो फ्रिंज विड्थ है वो कांस्टेंट रहा और S जो है वो फ्रिंज शिफ्ट है कि शीट हटाने के बाद कितना जो भी फ्रिंज है शिफ्ट हुआ ना। अब एक चीज़ और मेरी बात समझिएगा। ठीक है, ये रब कर रहे हैं हम। ठीक, चलिए देखिएगा, हम लोग इस एप्लीकेशन को यूज करके क्या कर सकते हैं ना, इससे। ठीक है, इसका यूज क्या है? यूज, ठीक, वी कैन देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर हम दो स्लिट ले लें S1 S2, उनके बीच का स्मॉल d जानते हैं, चलिए ये हमको पता है। स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जानते हैं, चलिए ये भी हमको पता है। इसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है, n भी पता है, चलिए ठीक। एक बार शीट हटा दिए तब फ्रिंज बनाए, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे बना। ठीक है, शीट लगा दिए तो फ्रिंज हमारा 12 सेंटीमीटर पे बना, तो जितना शिफ्ट हुआ 2 ना, तो फ्रिंज शिफ्ट की वैल्यू 2 आ गई। हमको S की वैल्यू भी पता है, हमको D पता है, कैपिटल D पता है, S पता है, N पता है, स्मॉल t भी पता है। मान लीजिए हमको इसका थिकनेस भी पता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ से लेमडा निकाल सकते हैं ना। तो पहला वी कैन कैलकुलेट या फाइंड वेवलेंथ ऑफ अननोन सोर्स या ऑफ गिवन सोर्स। ठीक है, गिवन सोर्स, किसी भी गिवन सोर्स का अगर वेवलेंथ निकालना हो तो ये मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए दूसरा केस ये कर सकते हैं, अगर हमको इसका थिकनेस पता हो, ठीक है, और हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या ऐसे सोचिए हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, ठीक है, हमको अब n पता है और थिकनेस निकालना है, और हम रेड या ग्रीन कुछ भी ले लिए। अगर कोई कलर पर्टिकुलर ले लिए तो लेमडा भी तो पता हो गया, लेमडा पता हो गया, S पता है, W पता है, N पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? T पता है तो N निकाल सकते हैं ना। वी कैन फाइंड ठीक थिकनेस
थिकनेस ऑफ गिवन शीट, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात, एक मान लीजिए हमारे पास कोई मटेरियल है, ठीक है, कोई मटेरियल है जिसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, ठीक। तो उस मटेरियल का एक बहुत पतला शीट बनाइए जिसका थिकनेस हमको पता हो, ठीक है। अब बाकी इसी सेटअप में रख दीजिए। तो हमको टी पता है, लेमडा पता है, WS पता है, तो एन भी निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे, वी कैन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मटेरियल, ठीक है। यही हमारा YDSE का यूज़ हो गया, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को यूज़ करके या फ्रिंज शिफ्ट को यूज़ करके हम तीन चीज़ निकाल सकते हैं। जो भी गिवन सोर्स है उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं, या तो इस शीट का थिकनेस निकाल सकते हैं, या तो किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ये हमारा टोटल फ्रिंज शिफ्ट आ गया और ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। अच्छा, आप देखिएगा, फिर समझिए मेरी बात। देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ना है, ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ठीक है। अच्छा, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म में क्या होता है, ठीक। हाँ, एक चीज़ और देखिएगा, जो ये हमारा स्लिट है S1 S2, ठीक है, S1 S2 स्लिट है ना, यहाँ पे स्क्रीन पे जो फ्रिंजेस बनेंगे उनका जो शेप होगा, ठीक है, वो हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोला, ठीक है। कुछ ऐसे बनेंगे, देखिए ऐसे, ठीक। जो भी हमारे फ्रिंजेस के शेप होंगे ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजेस होंगे, फ्रिंजेस का जो शेप होगा वो कैसा होगा, हाइपरबोलिक होगा। इनका जो फ्रिंज विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ का जो ऑर्डर होता है 10⁻⁻7 मीटर के ऑर्डर का होता है, ठीक है। अगर यही चीज़ मान लीजिए, अच्छा ये S1 और S2 जो है ये स्क्रीन के पैरेलल है ना, ठीक। अगर यही चीज़ स्क्रीन है और ये S1 और S2 रख देंगे, ठीक है, तो लाइट ऐसे आएगी, ठीक है, ये लाइट ऐसे आएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो भी हमारा फ्रिंज बनेगा वो कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, ठीक है। अगर S1 S2 दो स्लिट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, उसमें जो भी फ्रिंजेस बनेंगे हाइपरबोलिक बनेंगे, बीच वाला स्ट्रेट होगा, ठीक है, और बाकी, ठीक, अगर यही चीज़ परपेंडिकुलर होगा तो सर्कुलर बनेगा। यहाँ पे जो फ्रिंज विड्थ W आता है 10⁻⁻27 मीटर के ऑर्डर का आता है। अच्छा, अब सुनिए, हम लोग इंटरफेरेंस किए थे, ठीक है। इंटरफेरेंस करने के लिए हम लोग देखे थे कि कोई भी सोर्स कोहेरेंट नहीं होता है, ठीक। तो कोहेरेंट सोर्स बनाने का तरीका देखे थे, एक सोर्स को यूज़ करके दो सोर्स बना लें, ठीक है। एक सोर्स से दो सोर्स प्रोड्यूस कर ले तो कोहेरेंट। उसमें सबसे पहला मेथड देख लिए यंग्स डबल स्लिट। अब देख ले रहे हैं फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म क्या होता है। बहुत पतला, ठीक है, एक बहुत पतला प्रिज्म ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। It is very thin prism, ठीक है, form by combining two right angle prism, ठीक है, एंगल प्रिज्म, ठीक। जैसे एक राइट एंगल प्रिज्म ये है और एक राइट एंगल प्रिज्म ये है, ठीक है। इन दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा बना, ठीक है। तो इसी प्रिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ये बहुत पतला होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक लाइट ऐसे आ रही है, एस सोर्स ऐसे रखा है, ठीक है, ऐसे सोर्स रखा है, ठीक। ये मान लीजिए मेन लाइन ऐसे ना, ये सोर्स ऐसे रखा है, एक लाइट यहाँ पे जा रही है, एक लाइट यहाँ पे ऐसे जा रही है, एक लाइट निकल के ऐसे आ रही है, एक लाइट यहाँ से ऐसे निकल के आ रही है, ठीक। ये हमारा स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, ठीक है। या तो कुछ लाइट यहाँ से निकल के हमारी ऐसे आ रही है, कुछ लाइट निकल के ऐसे आ रही है, कुछ लाइट निकल के हमारा मान लीजिए ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये लाइट ऐसे आ रहा है, मान लीजिए ऐसे, ये लाइट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे आ रहा है ना। तो दो वेव ऐसे मिले, देखिए ये एक S1 बन गया, ये एक हमारा S2 बन गया, ठीक है। सोर्स एक था, ठीक है, S1 इज मेन सोर्स, S1 इज मेन सोर्स, ठीक है, और रियल सोर्स, ठीक।
S1 and S2 are apparent source, ठीक है, क्योंकि अगर सच में देखा जाए तो S तो एक ही सोर्स तो ऐसी है ना, S1 और S2 जो हैं वो हमारे कैसे हैं, एपरेंट सोर्स हैं, इमेजिनरी सोर्स हैं, रियल में ऐसा कोई सोर्स नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। इट इज अ वेरी थिन प्रिज्म फॉर्म बाय टू राइट एंगल प्रिज्म। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन, ठीक है, इट इज सेम एज, ठीक है, इट इज सेम एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में किए थे वही चीज यहां करना है, बिल्कुल एकदम कॉपी है। ऑल कैलकुलेशन आर सेम, ठीक है, जितने भी कैलकुलेशन है वो सब के सब क्या है, सेम है। अच्छा, अब एक चीज और देखिएगा, मेरी बात समझिए, ठीक, देखिए अब एक चीज देखिए ना, ऐसे मान लीजिए ये हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है, ऐसे है, ठीक, ये चीज़ देखिए, ठीक है ना, ये S है, यहाँ से एक सोर्स S1 था, यहाँ पे एक सोर्स ऐसे, यहाँ से लाइट आ रही थी ना, ये S2 था, ये जो डिस्टेंस है मान लीजिए D डैश है, ठीक, ये भी डिस्टेंस जो है वो कितना है, D डैश है, ठीक है, ये हमारा स्क्रीन है, ये डिस्टेंस A मान लेते हैं, ये डिस्टेंस कैपिटल D ये डिस्टेंस B मान लेते हैं, ठीक, ये स्क्रीन है ना, तो सोर्स और स्क्रीन, वो तो एपरेंट है ना, सोर्स और स्क्रीन के बीच का मतलब कैपिटल D की वैल्यू कितनी, A प्लस बी, और स्मॉल d की वैल्यू कितनी, 2D डैश, W इज इक्वल टू लेमडा D बाई डी, तो W की जगह लिख सकते हैं लेमडा, D की जगह A प्लस बी, और इस स्मॉल d की जगह कितना, 2D डैश। ये हमारा क्या आ गया, लीनियर फ्रिंज विड्थ। अच्छा, अब बात बची ना कि इस स्मॉल, जैसे इसको यहाँ लिख लेते हैं ना, यहाँ लिख लेते हैं D की जगह हमारा आया A प्लस बी, ठीक है, और स्मॉल d की जगह आ गया 2D डैश, ठीक है, और W की जगह क्या लिख लिए, लेमडा, ठीक, A प्लस बी अपॉन 2D डैश, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से देखिएगा ना, अब हमको ये निकालना, ये तो फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म की डिफिनेशन हो गई ना, अब हमको निकालना है, ठीक है, ठीक, स्मॉल d डैश की वैल्यू निकालनी है फॉर ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ d डैश, ठीक, d डैश के कैलकुलेशन के लिए देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहला मेथड बता रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मान लीजिए ये प्रिज्म है, बहुत पतला प्रिज्म है, ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स है, ऐसे लाइट आ रही है, ऐसे मुड़ के चला गया, ठीक, हमारे पास एक बहुत पतला प्रिज्म है, ठीक है, इससे ऐसे लाइट आ रही है और ये लाइट ऐसे गई, ठीक है ना। अब देखिए, ठीक, ये देखिए ऐसे, ये मान लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा है और ये d डैश है, ठीक, S यहाँ पे फिर से हम फिगर बना दे रहे हैं, देखिए ये है, ये ऐसे है, ठीक, ये सोर्स ऐसे है, लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे मुड़ा, हमको यहाँ से आती हुई दिख रही है ना, सोर्स है यहाँ, दिख यहाँ रहा है, सोर्स है यहाँ, दिख यहाँ रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा हो गया, और जितना ये शिफ्ट हुआ ये कितना है, d डैश है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं tan डेल्टा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस, ये चीज कितना माने हैं, a माने है ना, ये चीज आ गया, a आ गया, बस इसमें ही, ठीक, d डैश अपॉन a आ गया। अच्छा, अब देखिएगा मेरी बात, ठीक, बहुत छोटा है ये प्रिज्म, बहुत पतला है तो डेल्टा बहुत छोटा होगा, तो लिख सकते हैं tan डेल्टा की जगह डेल्टा d डैश अपॉन a, तो d डैश की वैल्यू डेल्टा a, ये भी चीज आ गया। अच्छा, एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है n-1 इंटू a होता है, ठीक, ये आप लोग प्रिज्म के लिए जानते होंगे, ठीक है, कि अगर इसका एंगल ऑफ प्रिज्म a है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, तो एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज इक्वल टू n-1 इंटू a होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा की जगह n-1 a इंटू a, ये आ गया d डैश, ठीक है। और अब यहाँ से लिखें W की वैल्यू, ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में ना, ठीक, अब यहाँ से अगर हम W की वैल्यू लिखें, ठीक, तो W की वैल्यू आएगी लेमडा A प्लस बी अपॉन, ठीक है, 2, और d डैश की जगह ये पूरा, तो n-1 इंटू a इंटू a, और दोनों में कॉमन ले लीजिए, तो लेमडा अपॉन 2 n-1 इंटू a बाहर बचेगा a प्लस बी अपॉन a, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेपरेट कर लेते हैं, तो इस कंडीशन में आ गया हमारा, देखिएगा, ठीक है, इस कंडीशन में लिख सकते हैं लेमडा अपॉन 2
n-1 इंटू ए, और एलसीएम अलग अलग कर लें 1 प्लस बी बाई ए। देख लीजिए ये हमारा फ्रिंज विड्थ आ गया, ठीक है। ये पहला मेथड हो गया डी डैश के कैलकुलेशन का, ठीक है। सेकेंड मेथड देखते हैं, ठीक है, बाय यूवी मेथड, ठीक। देखिए देखिएगा बाय यूवी मेथड, ठीक है, बाय यूवी मेथड में भी शायद आप लोग को याद हो, ठीक है, शायद आप लोग 12th क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़े होंगे या यूवी मेथड पढ़े होंगे कि यहाँ पे एक स्क्रीन होती है, ठीक है, ये ऑप्टिकल बेंच होता है, ठीक, यहाँ पे एक पिन होता है, ठीक है, और यहाँ से ये D1 डिस्टेंस पे रखा होता है, ठीक, यहाँ पे एक इमेज बनती है ना। अब इसी लेंस को फर्स्ट पोजीशन के बाद सेकंड पोजीशन पे रखते हैं, ये D2 पे बनता है, तो D इज इक्वल टू आता है √D1 इंटू D2, ये तो आता है, ठीक। यहाँ पे बोलते थे कि ये ऐसे याद करिए, ये कैपिटल D होता था, ठीक है, पूरा, और बोलते थे कैपिटल D की वैल्यू 4F से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। वही मेथड यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं ना। क्या करिए, एक पहले ये फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म लीजिए, ऐसे देखिए, ऐसे फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म ले लिया, ये स्क्रीन ले लिया, यहाँ पे लेंस 1 है, ठीक है, ये हमारा कैसा पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, ठीक। फर्स्ट पोजीशन का जो डिस्टेंस है मान लीजिए D1 है, ठीक है, ठीक। और एक बार यहाँ कुछ इमेज बना, फर्स्ट पोजीशन का जो इमेज बना वो D1 डिस्टेंस पे बन गया, ठीक। अब लेंस को यहाँ रख दिए, ठीक है, ये कैसे पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन मान लीजिए D2 पे बन गया, ठीक। फिर से इमेज कुछ बना, तो यहाँ से D की वैल्यू जो आ जाएगी √D1 इंटू D2। तो दूसरा मेथड हो गया स्मॉल d निकालने का, ठीक। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, यूवी मेथड या डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट हम लोग कहाँ करते हैं, ऑप्टिकल बेंच पे, ठीक है। ऑप्टिकल बेंच आप लोग देखे होंगे, ऑप्टिकल बेंच कि एक ऑप्टिकल बेंच ऐसे होता है, ठीक है, इसमें ऐसे स्टैंड लगे होते हैं ऐसे, ठीक है, यहाँ पे एक स्क्रीन लगी होगी, मिरर लगा होगा, यहाँ पे प्रिज्म रख दी, यहाँ पे आप लोग स्लिट रख दोगे, यहाँ पे आप लोग फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म रख दोगे, यहाँ पे लेंस का फर्स्ट पोजीशन, फिर लेंस का सेकंड पोजीशन। तो ये, ठीक। तो स्मॉल d को कैलकुलेट करने के दो मेथड हो गए। एक तो पहला हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन निकाले थे, d डैश इज इक्वल टू n-1 a इंटू a, ठीक है, और ये दूसरा मेथड हो गया। ये हमारा फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसका फ्रिंज विड्थ जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ से जो लाइट आ रही है ना मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ऐसे सपोज दैट इतने में फ्रिंजेस बन रहे हैं, ये टोटल डिस्टेंस x है, ठीक। मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक फ्रिंज का जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक। ये टोटल डिस्टेंस 100 है और एक फ्रिंज का विड्थ 100 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितने होंगे, 50। तो क्या लिखेंगे, 100 नंबर, या ऐसे लिखें नंबर ऑफ फ्रिंजेस, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंजेस का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस x अपॉन फ्रिंज विड्थ, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रिंज का फॉर्मूला x अपॉन हमारा फ्रिंज विड्थ हो गया। ये सारा कैलकुलेशन हो गया। आज फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कहीं पे कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या एक मीडियम से ट्रांसमिटेड वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है, उससे कैसे इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक। अगर कोई डाउट होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम उसको डिटेल में फिर डिस्कस कर देंगे ना। थैंक यू।